Good morning student, it is video number 9 of chapter gravitation class 9th and today we discuss acceleration due to gravity। जी हाँ, ग्रेविटी की वजह से, अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जब कोई बॉडी फ्री फॉल करती है तो उसके अंदर एक एक्सेलरेशन होता है। वो जो मोशन होती है वो एक्सेलरेटेड मोशन होती है, उसी को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो नंबर 8 में क्लियर भी किया था क्यों होती है। जल्दी से एक बार यहां पर रिकैप भी कर लेते हैं। क्लियर? जब एक बॉडी फ्री फॉल करती है, फ्री फॉल का मतलब कि उसके ऊपर सिर्फ एक ही फोर्स लग रही होती है और वो फोर्स होती है अट्रैक्शनल फोर्स ऑफ अर्थ, दैट इज ग्रेविटी। सिर्फ यही फोर्स होती है और कोई फोर्स नहीं होती। आप एयर की रेसिस्टेंस को भी नेग्लेक्ट करके चलते हो, आप मानकर चलते हो कि एयर की रेसिस्टेंस भी नहीं है, ठीक है। तो वो होता था फ्री फॉल, और जो फ्री फॉल मोशन होती थी वो एक्सेलरेटेड मोशन होती थी। एक्सेलरेशन मैंने आपको बताया था, जब किसी ऑब्जेक्ट की, जब किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है तो वो होता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन, और जब वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है तो उसको बोलते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो जब एक ऑब्जेक्ट फ्री फॉल करता है, आप इसको ऐसे समझिए, मान लो ये जो मेरा हैंड है ये अर्थ का सरफेस है और ऑब्जेक्ट अभी फ्री फॉल करते हुए यहां पर पहुंचा है, तो यहां ऑब्जेक्ट के सेंटर और अर्थ के सरफेस के बीच में कुछ डिस्टेंस है, तो यहां पर उसकी इस ऑब्जेक्ट पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है। फिर थोड़ी देर बाद वो ऑब्जेक्ट यहां पहुंच जाएगा। जब यहां पहुंचेगा तो इस ऑब्जेक्ट के बीच में और अर्थ के सरफेस के बीच में डिस्टेंस कम हो गया। डिस्टेंस अगर कम हो गया तो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स इंक्रीज हो गया। अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स इंक्रीज हो गया तो इस ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ गई। मीन टू से जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नीचे आता चला जाएगा वैसे वैसे उसकी स्पीड भी बढ़ती चली जाएगी, और क्योंकि स्पीड बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, इसलिए क्या है? एक्सेलरेशन। इसलिए फ्री फॉल मोशन क्या होती है? एक्सेलरेटेड मोशन। Whenever an object falls freely towards earth, जब भी एक ऑब्जेक्ट फ्री फॉल करता है अर्थ की तरफ, there is an acceleration due to gravity force. This acceleration is known as acceleration due to gravity. अब एक्सेलरेशन का सिंबल मोशन चैप्टर में आपने पढ़ा था A होता था, बट क्योंकि ये एक स्पेशल टाइप का एक्सेलरेशन है और ये अर्थ की ग्रेविटी की वजह से है, इसलिए हम इसको स्पेशल सिंबल से डिनोट करेंगे G से। किससे डिनोट करेंगे? G से। याद रखना, किससे डिनोट करेंगे? G से। वैसे तो एक्सेलरेशन का सिंबल A होता है, बट ये एक्सेलरेशन, ये भी एक्सेलरेशन है, बट ये एक्सेलरेशन ग्रेविटी की वजह से है, इसलिए हम इसका सिंबल लिखते हैं स्मॉल g। इसकी जो SI यूनिट होती है ये वही होती है जो नॉर्मल एक्सेलरेशन की होती है। क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम इसका एक फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं। तो कैसे? देखो, मान लो ये हमारी अर्थ है, जो मैंने ब्लू कलर से सर्कल बनाया, ये अर्थ है। ये अर्थ का सेंटर O है, ये अर्थ का रेडियस R है, M कैपिटल M मास ऑफ अर्थ है, R रेडियस ऑफ अर्थ है। बाकी सारी बहुत कुछ मेंशन है, वो 1 बाय 1 क्लियर होती चली जाएंगी। अभी आप समझिए, ये हमारी अर्थ है, ये अर्थ का सेंटर पॉइंट O है, कैपिटल M मास ऑफ अर्थ है, R जो है वो रेडियस ऑफ अर्थ है। मैं यहां पर नहीं लिख सकता, ये आपको याद रखना होगा, या मैं जो बोल रहा हूं आप लिखते रहिए साथ में, ठीक है। और एक ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस से h हाइट पर है और उसका मास स्मॉल m है, और अभी आगे जाके हम मानेंगे कि वो 1 kg हमने लिया है। कितना लिया है? 1 kg। समझ में बात? h हाइट पर अर्थ के सरफेस से एक ऑब्जेक्ट रखा है जिसका मास स्मॉल m है और जो कितना है? 1 kg। सो न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया था और उसके अकॉर्डिंग जो फार्मूला आया था वो हमारे पास फोर्स का फार्मूला आया था G m स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर। बोलो, यही आया था ना इक्वेशन नंबर 1। हम ये जो हाइट है h, इसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं अभी। क्यों? क्योंकि अर्थ का रेडियस होता है 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर, और ये जो ऑब्जेक्ट है ये कुछ मीटर की डिस्टेंस पर है। 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर, ये मैक्सिमम 1 किलोमीटर ऐड कर लीजिए आप, तो 6400 किलोमीटर के कंपैरिजन में 1 किलोमीटर क्या है? नेग्लिजिबल है, जीरो है ऑलमोस्ट, इसलिए हम h को कैलकुलेट नहीं करते हैं। अभी हम G m अपॉन r स्क्वायर लिख देते हैं। आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर में हमने पढ़ा था न्यूटन का सेकंड लॉ, और न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स का फार्मूला m इंटू ए भी होता था। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। बट यहां पर हम
यहां पर हम एक्सेलरेशन को किससे डिनोट कर रहे हैं, जी से। किससे डिनोट कर रहे हैं, जी से, तो ये बन गया mg। ये हो गई इक्वेशन नंबर सेकंड। बोलो इतना समझ में आया, क्लियर, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इन दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखो, ये दोनों ही इक्वेशन फोर्स का फॉर्मूला मेंशन कर रही है। लेफ्ट हैंड साइड में इसमें भी फोर्स है, लेफ्ट हैंड साइड में इसमें भी फोर्स है। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को आपस में कंपेयर करें, सो हमारे पास आएगा mg इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। ये m से m हो जाएगा कैंसल, सो g का फॉर्मूला आएगा gm अपॉन आर स्क्वायर, gm अपॉन आर स्क्वायर। सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला बन गया gm अपॉन आर स्क्वायर। अब यहां पर कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट स्टार्ट होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये क्लियर कर लो कि आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी समझ में आ गया है और उसका फॉर्मूला हमारे पास ये आया है। एक्सेलरेशन क्यों होता है जब एक बॉडी फ्री फॉल करती है, क्योंकि जैसे जैसे बॉडी वो अर्थ के सरफेस की तरफ आती चली जाती है, अर्थ और उस बॉडी के बीच का डिस्टेंस कम होता चला जाता है। डिस्टेंस कम होता चला जाता है, इसलिए फोर्स जो है वो बढ़ती चली जाती है। डिस्टेंस कम होती चली जाती है, फोर्स बढ़ती चली जाती है, और फोर्स बढ़ेगी तो स्पीड बढ़ेगी। तभी तो आप देखते हो ये जो सुसाइड करते हैं लोग, एक हाइट, बहुत बड़ी हाइट से, ऊंची बिल्डिंग से जब नीचे कूदते हैं वो, तो क्या होता है, जैसे जैसे वो नीचे आते चले जाते हैं वैसे वैसे उनकी स्पीड बढ़ती चली जाती है। और सबसे ज्यादा स्पीड कब होगी, सबसे ज्यादा स्पीड होगी जब वो ग्राउंड से स्ट्राइक करेंगे। जब वो ग्राउंड से स्ट्राइक करेंगे स्पीड इतनी ज्यादा होगी कि हड्डियां टूट जाती हैं, हड्डियां बाहर निकल जाती हैं। रीजन समझ में आया क्यों? क्योंकि जैसे जैसे वो बॉडी, वो पर्सन नीचे आता चला जाता है, वैसे वैसे उसकी स्पीड बढ़ती चली जाती है। और जहां स्पीड चेंज होती है वहां क्या होता है, एक्सेलरेशन। और इस एक्सेलरेशन का सिंबल क्या होता है, जी, और इसका फॉर्मूला क्या है, gm अपॉन आर स्क्वायर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जल्दी से वीडियो को पॉज करो और इसको कॉपी में नोट करो, फिर हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के रिगार्डिंग कुछ स्पेशल पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं कुछ स्पेशल पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट क्या है, द वैल्यू ऑफ जी फॉर एवरी ऑब्जेक्ट, फिर चाहे वो ऑब्जेक्ट कोई पेपर हो, चाहे वो फेदर हो, चाहे वो कॉइन हो, एक्सेट्रा, कुछ भी हो, for the value of g for every object remain constant। समझ में आ रही बात, क्या रहती है, कांस्टेंट। मीन टू से, चाहे ऊपर से एक फेदर आकर नीचे गिर रहा हो, चाहे एक पीस ऑफ पेपर नीचे गिर रहा हो, चाहे एक कॉइन नीचे गिर रहा हो, या फिर एक बॉल ऊपर से नीचे की तरफ आ रही हो, या एक एलिफेंट ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा हो, हर टाइम इस g की वैल्यू सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, कभी भी चेंज नहीं होगी। चाहे ऊपर से एक एलिफेंट आए, चाहे ऊपर से एक पीस ऑफ पेपर आए, दोनों के लिए ही g की वैल्यू क्या रहेगी, सेम। और वो g की वैल्यू क्या रहेगी और क्यों कांस्टेंट रहेगी वो मैं अभी बताता हूं। g के फॉर्मूले को ध्यान से देखो। g क्या होता है, g होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। g क्या होता था, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या बोलते थे हम इसको, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू फिक्स होती थी, क्या होती थी, g की वैल्यू 6.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, हमेशा कांस्टेंट रहती है। m क्या है, कैपिटल M है मास ऑफ अर्थ। क्या है, मास ऑफ अर्थ। क्या है, बताया मैंने, मास ऑफ अर्थ। और जो कितना लिया जाता है, 6.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24 kg। अर्थ का मास भी कभी चेंज नहीं होगा, अर्थ का मास भी हमेशा सेम रहेगा। और क्या है, r क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ। r क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ। अर्थ का रेडियस भी कभी भी चेंज नहीं होगा। और अर्थ का रेडियस कितना लिया जाता है, 6400 किलोमीटर। क्या लिया जाता है, 6400 किलोमीटर। अगर आप इसको मीटर में चेंज करते हो, क्योंकि SI यूनिट हमें लेनी है, तो वो आता है 6.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 मीटर। कितना आता है, 6.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 मीटर, क्योंकि हर एक क्वांटिटी हमें SI सिस्टम में लेनी होती है। तो ये सब वैल्यू को जब हम यहाँ पर पुट करके सोल्व करते हैं, तो g की वैल्यू जो हमारे पास आती है वो आती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
हालांकि हमारी अर्थ के ऊपर प्लेस टू प्लेस इसकी वैल्यू चेंज होगी, बट हम एवरेज या हर एक कंडीशन में, हर एक सिचुएशन में जी की वैल्यू क्या लेंगे, 9.8। कभी कभी हम इसको राउंड ऑफ करके 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लेंगे, ताकि हमारे न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व हो सके। ये मैं आपको बता देता हूं, ये जी की वैल्यू एट सी लेवल है, कि सी लेवल पर ली गई है। जब लैटिट्यूड कितना होता है, लैटिट्यूड होता है हमारा 45 डिग्री। कितना होता है, 45 डिग्री। ये लैटिट्यूड वर्ड आपने एसएसटी में जरूर पढ़ा होगा क्या होता है। बात समझ में क्या बताई, अब आपको समझ में आ रहा है जी की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, सेम। अब आप ध्यान से देखो ना, जी के फार्मूले में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, किसकी एक्सेलरेशन है, ये किसमें हुआ है ये एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन हुआ है ऑब्जेक्ट में। किसमें हुआ है, ऑब्जेक्ट में। बात समझ आ रही है आपको, किसमें हुआ है, ये ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सेलरेशन कितना होगा, इसका फार्मूला है जी एम अपॉन आर स्क्वायर, और ये तीनों ही क्वांटिटी कांस्टेंट है, इसलिए जी की वैल्यू भी हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट। अब यहां पर एक चीज और जो निकल के आती है वो ये कि हमने पढ़ा है न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग forces are equal and opposite, or for every action there is equal and opposite reaction. Mean to say, जब ये अर्थ इस बॉडी को F फोर्स के साथ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी, बिल्कुल सेम उतनी ही फोर्स के साथ ये बॉडी अर्थ को अपनी तरफ खींच रही है। तो हमें क्वेश्चन ये अराइज होता है कि यही क्यों नीचे आती है, अर्थ इसकी तरफ क्यों नहीं जाती, अर्थ मोशन करते हुए नजर क्यों नहीं आती, अर्थ उस बॉडी की तरफ चलती हुई क्यों नजर नहीं आती, क्योंकि अर्थ के अंदर भी एक्सेलरेशन होता है लेकिन बहुत कम होता है। तो मैं अगर अर्थ का एक्सेलरेशन निकालूंगा, यहां पर लिख देते हैं अर्थ, ठीक है। अगर मैं अर्थ का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालता हूं उस ऑब्जेक्ट की वजह से, तो यह आएगा जी स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर, स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। इस फॉर्मूले को आपको बस ध्यान से समझना है, ध्यान से देखिए। ये एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट के अंदर है, फार्मूला है जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर, और ये एक्सेलरेशन है अर्थ के अंदर जी स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। अब ये जी और ये आर तो दोनों में सेम है, डिफरेंस किस चीज का, कैपिटल एम का और स्मॉल एम का। ऑब्जेक्ट के एक्सेलरेशन में कैपिटल एम है, और कैपिटल एम था मास ऑफ अर्थ, और मास का अर्थ का मास कितना है, अर्थ का मास है 6.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24 केजी। समझ रहे हो कितना, 10 की पावर 24, समझ रहे हो। मीन टू से एक के आगे 24 जीरो लगानी है आपको, 24 टाइम्स जीरो लगानी है, बहुत ज्यादा है। और मैंने बताया था हम बॉडी का मास 1 केजी मानते हैं, तो यहां ये मास किसका है, ऑब्जेक्ट का, सिर्फ 1 केजी लिखना है। तो ये जब आप अप्रोक्सीमेटली सोल्व करोगे ना, ये आप जब सोल्व करोगे तो ये जो एक्सेलरेशन आएगा निकलकर, जी ऑफ अर्थ जो है निकलकर आएगा, ये ऑलमोस्ट 1.63 मल्टीप्लाई 10 की पावर -24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। समझ रहे बात, कितना आएगा, ये इतना निकल कर आएगा। और आप इमेजिन कर सकते हो, देखो 10 की पावर -24 का मतलब क्या है, 10 की पावर -24 का मतलब है 0.000000000, मतलब ऐसा 24 टाइम्स बोल के फिर बोलना है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये बहुत स्मॉल है, ये इतना कम है, मतलब इसके अंदर है बट ये इतना कम है कि हमें नजर नहीं आता, इसलिए हमें ऑब्जेक्ट ही फॉल करता हुआ नजर आता है, जो अर्थ है वो उसकी तरफ जाती हुई नजर नहीं आती। क्यों, क्योंकि अर्थ का मास बहुत ज्यादा होता है और ऑब्जेक्ट का मास बहुत कम होता है। आई होप आपको ये क्लियर होगा, नहीं क्लियर हो तो वीडियो को रिमाइंड करो, दोबारा से देखो। ये आपको क्लियर हुआ। अब हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। सेकंड स्पेशल पॉइंट ये होता है हमारी अर्थ परफेक्ट स्फीयर नहीं है, और अर्थ इज नॉट परफेक्ट स्फीयर, पूरी तरह से गोल नहीं है। हमारी अर्थ का ये रेडियस, जिसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेटर, इक्वेटर का जो लैटिट्यूड होता है, इक्वेटर का जो लैटिट्यूड होता है वो कितना होता है, 0 डिग्री। कितना होता है, 0 डिग्री। ये आपने एसएसटी में पढ़ा होगा। इक्वेटर वो लाइन होती है, ये एक इमेजिनरी लाइन होती है जो हमारी अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, जिसको बोलते हैं हम नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड साउथर्न हेमिस्फीयर। समझ रहे बात, क्या बताया, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, ये ऊपर वाला नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाला साउथर्न या साउदर्न हेमिस्फीयर। समझ में आ रही बात। इक्वेटर वो लाइन होती है, इमेजिनरी लाइन होती है जो हमारी अर्थ को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। ये क्लियर होगा। लैटिट्यूड कितना होता है, 0, इक्वेटर, और इनको बोलते हैं पोल्स। ये है नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल्स, ये है नॉर्थ पोल्स और साउथ पोल। सो जो जी की वैल्यू
जी की वैल्यू जो पोल्स पर होती है वो होती है 9.84 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अरे बात समझे। और जो जी की वैल्यू इक्वेटर पर होती है वो होती है 9.78 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो रिजल्ट आपको क्लियर होगा क्या, जी एट पोल्स इज ग्रेटर देन जी एट इक्वेटर। बात समझे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहां पर जी की वैल्यू मैक्सिमम होती है, तो जी की वैल्यू पोल पर मैक्सिमम होती है और इक्वेटर पर कम होती है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट बात करते हैं इफेक्ट ऑन जी, इफेक्ट ऑन जी विद हाइट। हाइट के साथ जी पर क्या इफेक्ट पड़ता है, मतलब जैसे जैसे हाइट बढ़ती चली जाएगी, जैसे जैसे हाइट बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे जी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो जी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो जब हम इसका डेरिवेशन करते हैं तो हमारा जो फॉर्मूला निकल कर आता है वो आता है जी एम एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर, आर प्लस एच का होल स्क्वायर। तो यहां आप देखिए कैसे समझोगे, एच अगर इंक्रीज होगा तो आर प्लस एच इंक्रीज होगा, आर प्लस एच इंक्रीज होगा तो आर प्लस एच का स्क्वायर भी इंक्रीज होगा, यानी डिनोमिनेटर इंक्रीज होगा, डिनोमिनेटर इंक्रीज होगा तो ये पूरी क्वांटिटी डिक्रीज होगी, यानी एक्सेलरेशन विद हाइट क्या होगा, डिक्रीज। सो एक्सेलरेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा। रिजल्ट समझ में आया। देखो बिल्कुल कैसे आर्ग्यूमेंट हुआ, बिल्कुल सिंपल है, ध्यान से देखो। एच बढ़ेगी, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा हाइट बढ़ेगी, एच बढ़ेगा, एच बढ़ेगा तो आर प्लस एच बढ़ेगा, आर प्लस एच बढ़ेगा तो आर प्लस एच का स्क्वायर इंक्रीज होगा, आर प्लस एच का स्क्वायर इंक्रीज होगा तो मतलब डिनोमिनेटर की क्वांटिटी इंक्रीज होगी, डिनोमिनेटर की क्वांटिटी इंक्रीज होगी तो ये पूरी क्वांटिटी डिक्रीज होगी। ये पूरी क्वांटिटी किसकी वैल्यू है, जी की, तो जी डिक्रीज होगा। या आप ये समझ लो डिनोमिनेटर इंक्रीज होगा तो जी न्यूमिनेटर में है, तो जी डिनोमिनेटर इंक्रीज होगा तो जी डिक्रीज होगा। तो विद हाइट जी क्या होता है, डिक्रीज होता है। समझ में बात। नेक्स्ट अगर हम बात करें फोर्थ पॉइंट की, फोर्थ पॉइंट है इफेक्ट ऑन जी, इफेक्ट ऑन जी विद डेप्थ। मतलब अगर हम बॉडी को अर्थ के सरफेस की बजाय नीचे ले आते हैं, मान लो यहां पर ये है और ये डेप्थ कितनी है डी, ये डेप्थ कितनी है डी, तो हम देखते हैं उस टाइम पे जी का फार्मूला जो आता है वो आता है जी इंटू 1 माइनस डी बाई आर, जी माइनस जी मल्टीप्लाई 1 माइनस डी बाई आर। तो यहां पर भी हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, जी जो है डिक्रीज ही होती है, क्या होती है, डिक्रीज। समझ में आ रही बात। क्योंकि देखो जैसे जैसे हम अर्थ को डिग करके, अर्थ को खोद कर वो बॉडी नीचे चलती जाएगी वैसे वैसे ये डी बढ़ता चला जाएगा, ये डी बढ़ेगा तो 1 माइनस समथिंग, 1 में से जितना ये कम होगा ये उतनी वैल्यू कम होगी, ये वैल्यू कम होगी तो मल्टीप्लाई में वो भी कम हो जाएगा, तो यानी जी भी कम हो जाएगा। तो यानी कि आपने एक बात सीख ली, वो क्या, कि ये 3 पॉइंट अगर मैं ले लूं, एक अर्थ के सरफेस पे, एक अर्थ के सरफेस से एच हाइट पे और एक अर्थ के सरफेस से बिलो डी डेप्थ पे, तो सबसे ज्यादा जी कहां होगा, सबसे ज्यादा जी होगा अर्थ के सरफेस पे। अगर आप अर्थ के सरफेस से ऊपर जाओगे तब भी जी की वैल्यू डिक्रीज होगी, और जब आप अर्थ के सरफेस से नीचे जाओगे तब भी अर्थ की वैल्यू डिक्रीज होगी। बात समझ में, इतना क्लियर हो गया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जल्दी से वीडियो को पॉज करो, फिर हम देखते हैं एक दो स्पेशल पॉइंट और। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट 2 स्पेशल पॉइंट अबाउट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और वो क्या है, जब डाउनवर्ड मोशन होती है, मींस जब फ्री फॉल होता है, जब ऑब्जेक्ट फ्रीली अर्थ की तरफ डाउनवर्ड मोशन कर रहा होता है तब जी की वैल्यू लेनी होती है पॉजिटिव, और जब अपवर्ड मोशन होती है, मीन टू से जैसे हम एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो जब वो बॉल ऊपर की तरफ जा रही होती है, अपवर्ड मोशन कर रही होती है, तब जी की वैल्यू क्या लेनी होती है, नेगेटिव। समझ में बात। जैसे जैसे मैं इस मार्कर को अभी फ्री फॉल कराऊंगा तो जब ये नीचे आ रहा था उस टाइम जी की वैल्यू लेनी है पॉजिटिव, और जब हम किसी बॉल को या इस मार्कर को जब मैं ऊपर फेंकूंगा तो जब ये अपवर्ड मोशन करेगा तब जी की वैल्यू लेनी है नेगेटिव। क्यों,
वो इसलिए कि ये मोशन चैप्टर में भी आपको बताया गया था, अगर फोर्स और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम हो, वेलोसिटी के अंदर चेंज या स्पीड के अंदर चेंज उसी डायरेक्शन में हो जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रही है, तो एक्सेलरेशन दिया जाता है पॉजिटिव। और अब आप एक बात बताओ, जब डाउनवर्ड मोशन होगा तो इस पर अर्थ फोर्स लगाकर इसे कहां खींच रही है, नीचे, और ये भी कहां जा रहा है, नीचे। तो फोर्स की डायरेक्शन और इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन और फोर्स की मोशन दोनों क्या हो गई, सेम, इसलिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी क्या लेना है, पॉजिटिव। जब अपवर्ड मोशन होगी, जब ये मार्कर ऊपर जा रहा होगा तो क्या होगा, फोर्स कहां लग रही है, फोर्स तो अभी भी नीचे लग रही है, फोर्स तो हमेशा नीचे लगती है, अर्थ तो हमेशा किसी भी बॉडी को नीचे की तरफ ही अट्रैक्ट करती है, डाउनवर्ड। तो फोर्स कहां लग रही है, नीचे, और इसमें मोशन कहां हो रहा है, ऊपर। तो फोर्स की डायरेक्शन और डायरेक्शन ऑफ मोशन दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं, इसलिए जी क्या लिया जाता है, नेगेटिव। तो रीजन भी आप लिख सकते हो, बिकॉज फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन आर opposite to each other। So I hope आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी एट द सेंटर ऑफ अर्थ। मान लो हम अर्थ के सरफेस को डिग करते करते, खोदते खोदते और हम अर्थ के सेंटर पर चले जाएं, तो अर्थ के सेंटर पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी। तो अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद डेप्थ का फार्मूला हमने डिस्कस किया था, g इंटू 1 माइनस डी बाई आर एट सेंटर, एट अर्थ सेंटर ओ पर क्या होगा, जो d होगा वो r के इक्वल हो जाएगा। सो g इज इक्वल टू g एट डेप्थ क्या आ जाएगा, g इंटू 1 माइनस r बाई आर। सो r से r कैंसिल होगा 1, so gd is equal to g into 1 minus 1 and 1 minus 1 क्या होता है, 0। so gd is equal to g into 0 और gd क्या आ जाएगा, 0। so अर्थ के सेंटर पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाता है, 0। बिल्कुल सिंपल मैथमेटिकल रीजन है, बिल्कुल क्लियर, आपको नजर भी आ रहा होगा, क्योंकि जब हम यहाँ अर्थ के सरफेस से डिग करते 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 यहाँ पर पहुंच जाएंगे तो हमारी डेप्थ कितनी हो जाएगी, d क्या है, डेप्थ, d की वैल्यू क्या हो जाएगी, r से r कटेगा 1 माइनस 1 0 इंटू समथिंग 0। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू एट सेंटर ऑफ अर्थ क्या होती है, 0। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 6 पॉइंट्स मैंने आपको बताए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ ये वीडियो क्लियर हुआ। आज की इस वीडियो में इतना ही। जल्दी से वीडियो को पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो, कॉपी में नोट करो। थैंक यू।